हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे PIVD के बारे में, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो ये हमारी वर्टिब्रास से रिलेटेड है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, वर्टिब्रास में से जो हमारे दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है उसके बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। तो PIVD refers to the herniation or protrusion of the nucleus pulposus, the inner gel-like core of the intervertebral disc, through a tear in the annulus fibrosus outer fibrous ring. This can compress or irritate nearby spinal nerves or the spinal cord. जो PIVD है वो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है। इसमें होता क्या है, या तो हर्निएशन होता है या प्रोट्रूशन होता है। किसका? न्यूक्लियस पल्पोसिस का। न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या है? एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, जो वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क है उसको कहा गया। उसके अंदर जो जेल है वो है न्यूक्लियस पल्पोसिस। आउटर जो फाइब्रस रिंग है उसको एन्युलस फाइब्रोसिस कहेंगे, अंदर जो है उसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहेंगे। एक डिस्क है, उसके अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस है, जेल लाइक कोर, और जो आउटर रिंग है, आउटर फाइबर की जो रिंग है उसे एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो जब वो प्रोट्रूड मतलब बाहर आ जाता है जेल, तो वो क्या करेगा? कंप्रेस करेगा या तो स्पाइनल नर्व्स को, क्योंकि स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व्स निकल रही है, उनको इरिटेट करेगा या उनको कंप्रेस करेगा। ठीक है, कॉमन टर्म्स फॉर PIVD के लिए और भी कॉमन कुछ टर्म्स है जो इस्तेमाल करे जाते हैं, लाइक हर्निएटेड डिस्क, स्लिप्ड डिस्क, रप्चर्ड डिस्क, डिस्क बल्ज व्हेन द डिस्क इज स्टिल कंटेन्ड। ठीक है, मतलब स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क या रप्चर्ड डिस्क या डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप हो गई है ना। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो PIVD के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्क प्रोलैप्स व्हेन न्यूक्लियस पल्पोसिस एस्केप्स द एन्युलस। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं। कुछ कॉमन लेवल होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं, लाइक लंबर स्पाइन में हमें बेसिकली देखने को मिलता है PIVD L4 और L5 लेवल में, और L5 और S1 लेवल पे। मोस्ट कॉमन ड्यू टू वेट बियरिंग स्ट्रेस। ये लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है PIVD का होना, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा वेट बियरिंग स्ट्रेस होता है वहाँ पे हमारा। सर्वाइकल स्पाइन में हमारा C5 C6 लेवल पर होने के चांसेस होते हैं, या फिर C6 C7 पे होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू पोस्चर या फिर नेक मूवमेंट, मतलब पोस्चर के कारण बेसिकली हम कह सकते हैं। और जो हमारी थोरेसिक स्पाइन है उसमें हमें रेयरली ही PIVD देखने को मिलता है। बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा हमें लंबर में देखने को मिलता है, उससे कम हमें सर्वाइकल में, और थोरेसिक स्पाइन में तो रेयरली देखने को मिलता है। कोजेज और रिस्क फैक्टर की बात करें, ट्रोमा और लिफ्टिंग हैवी लोड्स इम्प्रॉपरली, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वज़न उठाना, वो भी गलत तरीके से, सही से नहीं उठाना, गलत वे में उठाना, या फिर ट्रोमा, कोई चोट वगैरह लग जाना। रिपीटेटिव स्ट्रेन और वाइब्रेशन, या फिर मतलब लॉन्ग सिटिंग वाले पेशेंट्स में या ड्राइविंग वाले पेशेंट्स में भी हमें देखने को मिलता है। पुअर पोस्चर के कारण भी हो सकता है, और एज रिलेटेड डिस्क डीजनरेशन भी हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग अफेक्ट्स डिस्क न्यूट्रिशन। सिम्टम्स की बात करें तो डिपेंड करता है लोकेशन पे और नर्व इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, उसके ऊपर सिम्टम्स, इसके लक्षण जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। लाइक लंबर PIVD में क्या होगा? लो बैक पेन होगा, रेडिएटिक पेन होगा टू बटक, थाई, लेग और फुट। शियाटिका वाली नर्व अगर कंप्रेस होगी तो पूरा रेडिएटिंग पेन होगा। नंबनेस रहेगी, सुन्नपन, टिंगलिंग मतलब चींटियाँ सी चलना, और वीकनेस इन द लेग्स, या फिर वीकनेस रहेगी पैरों में। डिफ़िकल्टी होगी वॉकिंग में या फिर स्टैंडिंग में। अगर सर्वाइकल PIVD है तो नेक पेन रहेगा, रेडिएटिंग पेन टू शोल्डर्स, आर्म्स और हैंड्स। अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो रेडिएटिंग पेन रहेगा, टिंगलिंग सेंसेशन रहेगी, नंबनेस रहेगी अपर लिम्ब में, मसल वीकनेस रहेगी। डायग्नोसिस की बात करें, जिसको हम हिंदी में जांच कहते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, SLR टेस्ट करा जाएगा। SLR होता है स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जाएंगे उसके, ठीक है। MRI कराया जाएगा, एक्सरे करा जाएगा, ठीक है, CT स्कैन अगर MRI अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन PIVD के पेशेंट में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है? फिजियोथेरेपी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में, ठीक है, सर्जरी से पहले वाला जो मैनेजमेंट है उसमें, और सर्जरी के बाद भी
फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गोल्स आर टू रिड्यूस पेन, इम्प्रूव मोबिलिटी, स्ट्रेंथन मसल्स एंड प्रिवेंट रिकरेंस। जो फिजियोथेरेपिस्ट का गोल होता है वो होता है पेशेंट बहुत पेनफुल कंडीशन में होगा तो उसका पेन कम करना, मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो उसकी मोबिलिटी इंक्रीज़ करना, मसल्स वीक होंगी उनकी स्ट्रेंथनिंग करना, ठीक है, ये सब जो होगा उसके गोल होंगे। अब एक्यूट फेज़ की बात करें 0 से 2 वीक तक, गोल होगा पेन कम करना, इन्फ्लेमेशन कम करना और स्पाइन को प्रोटेक्ट करना। टेक्निक क्या यूज़ करेंगे? रेस्ट। पेशेंट को एडवाइस करना है रेस्ट, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट नहीं एडवाइस करना, उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलना है, बट प्रोलॉन्ग्ड नहीं, बहुत लंबे समय तक आपको बेड रेस्ट पे भी नहीं रहना है। पोजीशनिंग, लंबर सपोर्ट, मैकेंजी प्रोन लाइंग, ठीक है। मॉडलिटीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं हम? इंटरफेरेंशियल थेरेपी, IFT, टेंस, हॉट पैक या कोल्ड पैक अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये सब हम यूज़ करेंगे। बात करें अगर सब एक्यूट फेज़ की, जो कि हमारा 2 से 6 वीक्स के बीच में रहता है, उसमें हमारा जो गोल रहेगा वो होगा मोबिलाइजेशन, पोस्चर का करेक्शन और कोर मसल्स जो होंगे उनको एक्टिवेट करना। टेक्निक यूज़ करेंगे मैकेंजी एक्सरसाइजेस, ठीक है, फॉर लंबर PIVD, स्पेशली फॉर लंबर PIVD के लिए हम मैकेंजी एक्सरसाइजेज यूज़ करेंगे। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज टू सेंट्रलाइज पेन, बेसिकली हम उसकी एक्सटेंसार एक्सरसाइजेज कराएंगे, ठीक है। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, पेल्विक टिल्ट्स, एब्डोमिनल ब्रेसिंग, स्ट्रेचिंग, टाइट मसल, कुछ मसल जो टाइट हो रही होंगी लाइक हैमस्ट्रिंग या हिप फ्लेक्सर्स, उनकी स्ट्रेचिंग कराएंगे। पोस्चरल ट्रेनिंग पेशेंट को देंगे। क्रोनिक फेज़ की बात करें तो मोर देन जो 6 वीक्स वाला जो फेज़ होगा वो हमारा क्रोनिक फेज़ होगा। उसमें जो गोल होगा वो होगा रीस्टोर फुल फंक्शन, पूरा बॉडी का जो फंक्शन है उसको रीस्टोर करना और रिकरेंस को प्रिवेंट करना कि दोबारा से PIVD ना हो जाए, उसको भी प्रिवेंट करना। टेक्निक हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर मसल्स की ट्रेनिंग, बैक एक्सटेंसार्स की ट्रेनिंग, ग्लूट्स की ट्रेनिंग, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस एक्सरसाइजेज, एरोबिक कंडीशनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, एर्गोनॉमिक एडवाइस फॉर वर्क एंड लाइफस्टाइल, पेशेंट एजुकेशन फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। और रेड फ्लैग, व्हेन टू रेफ़र टू सर्जरी, रेड फ्लैग मतलब कि कब हमें पेशेंट को सर्जरी के लिए रेफ़र करना चाहिए। अगर कोर्डा इक्वाइना सिंड्रोम वाली कंडीशन बन रही है, ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन हो चुका है, तो हम उसको सर्जरी के लिए रेफ़र करेंगे। सीवियर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा है, अनरेस्पॉन्सिव टू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में कोई आराम नहीं लगा, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया उसके बॉडी ने, तो हम मोर देन 6 वीक्स बाद हम उसको सर्जरी के लिए एडवाइस कर देंगे। प्रोग्नोसिस मतलब रिकवरी, मोस्ट केसेस रिस्पोंड वेल टू फिजियोथेरेपी एंड कंजर्वेटिव केयर, मैक्सिमम केसेस जो है फिजियोथेरेपी से और कंजर्वेटिव केयर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। सर्जरी इज़ नीडेड इन लेस देन 10% ऑफ केसेस, मतलब 10% से कम ही केसेस में हमें सर्जरी की नीड होती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स ऑन एडहेरेंस टू एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और लॉन्ग टर्म जो उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करेगी उसकी एक्सरसाइज पे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। तो ये था हमारा PIVD, जो कि एक न्यूरो का ही टॉपिक है, न्यूरोलॉजिकल ही कंडीशन है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बेटर आपको अच्छे से और डायग्राम या फिर उसके थ्रू भी समझ आता, बट अभी हमारे लिए इतना ही समझना सही रहेगा। ये एक ओवरव्यू था PIVD का। किसी को डाउट हो कोई भी तो आप पूछ सकते हो।